हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग का ये दूसरा वीडियो है और इसमें हम लोग देखेंगे 10 क्वेश्चन का सेट है टीचिंग एप्टीट्यूड से। यूजीसी नेट के लिए जो बच्चे तैयारी करते हैं उनके लिए ये बहुत यूजफुल वीडियो है, तो वीडियो को अंत तक देखिए, पूरे 10 क्वेश्चन का सेट देखिए, इस तरह से आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अधिगम प्रबंधन प्रणाली। देखिए, इससे पहले हम लोग अधिगम प्रबंधन प्रणाली के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछले क्लास वाला वीडियो जाके जरूर देखिएगा, उसमें हम अच्छे से बताएं कि अधिगम प्रबंधन प्रणाली क्या होता है। आइए इसमें देखते हैं कि अधिगम प्रबंधन प्रणाली LMS, इसको इंग्लिश में LMS कहते हैं क्योंकि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है, के मामले में निम्नलिखित में से कौन सही है। देखिए, तो LMS जो होता है एक सॉफ्टवेयर है। तो देखिए, तो LMS सिस्टम जो है यानी अधिगम प्रबंधन प्रणाली, ये ऑनलाइन प्रोसेस से चलती है, तो एक प्रकार से ये क्या हो गया, सॉफ्टवेयर है। तो ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है। दूसरा कहता है कि LMS का उपयोग आभासी अध्यापक छात्र समूह के लिए किया जाता है। तो आभासी का मतलब होता है वर्चुअल। क्या होता है? वर्चुअल। वर्चुअल मतलब काल्पनिक, मतलब जो हमारे सामने प्रेजेंट फिजिकली रूप से नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा कहता है LMS एक हार्डवेयर है। तो ये गलत है, क्योंकि हार्डवेयर क्या होता है कि जो फिजिकली रूप से हम उसको टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो हार्डवेयर होता है। बट हम लोग LMS यानी एक तरह का ये क्या है, सॉफ्टवेयर है, तो उसको हम लोग टच नहीं कर सकते, इसलिए ये हार्डवेयर नहीं है। तो तीसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चौथा कहता है कि LMS का उपयोग ऑनलाइन क्यूज के लिए किया जा सकता है, यानी तो ये बात बिल्कुल सही है कि LMS का उपयोग हम ऑनलाइन क्यूज के लिए भी कर सकते हैं। पांचवा है LMS का उपयोग सांस्थानिक वेबसाइट बनाने के लिए करते हैं। देखिए, तो वेबसाइट बनाने के लिए नहीं करते हैं, ये बना हुआ वेबसाइट बस उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो वेबसाइट बनाने के लिए यूज नहीं करते हैं। तो इस हिसाब से हमारा पहला, दूसरा और चौथा सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें से, कोट में देना आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक शिक्षक केंद्रित विधि है। ठीक है, दो विधि होते हैं, एक होते हैं विद्यार्थी केंद्रित और दूसरा होता है शिक्षक केंद्रित। ठीक है, तो इसमें से कौन शिक्षक केंद्रित विधि है। पहला ऑप्शन कहता है समस्या समाधान विधि। तो सर समस्या समाधान विधि क्या आंसर, ये विद्यार्थी केंद्रित विधि हो जाती है। क्यों? क्योंकि समस्या किसका समाधान होना होता है, विद्यार्थी का। परिचर्चा यानी डिस्कशन मेथड, डिस्कस भी स्टूडेंट सेंटर्ड है। और परिपरीक्षा यानी प्रश्न पूछना, ये भी स्टूडेंट है। और निर्देशन मतलब इंस्ट्रक्शन देना, तो ये शिक्षक का काम होता है। तो ये शिक्षक केंद्रित हो जाएगा हमारा चौथा नंबर, डी नंबर। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से परीक्षण के सामान्य मानदंड कौन कौन से हैं। देखिए, परीक्षण का जो ट्रेनिंग देते हैं ना हम लोग, उनके सामान्य मानदंड जो है कौन कौन से हो सकते हैं। तो पहला कहता है कि प्रशासनिक स्थिति, तो बिल्कुल सही है, प्रशासनिक स्थिति तो होना ही चाहिए, है ना। बिना नियम के, बिना रूल के तो कोई प्रशिक्षण तो होता नहीं है, तो प्रशासनिक स्थिति होना ही चाहिए। दूसरा, उच्च कोटि चिंतन कौशल के सभी प्रश्न। अब जरूरी नहीं है कि उच्च कोटि की ही प्रश्न हो, चिंतन कौशल की हो, हर प्रश्न डिस्कशन विचार विमर्श वाले ही हो, तो ये बात बिल्कुल सही नहीं है। यानी सामान्य मानदंड के लिए हमेशा जो है उच्च कोटि के चिंतन कौशल के सभी प्रश्न ही होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। तो तीसरा कहता है समय सीमा, हाँ बिल्कुल समय सीमा होना ही चाहिए। यानी कोई चीज़ का ट्रेनिंग पीरियड होता है या परीक्षण होता है तो उसका टाइम पीरियड होना चाहिए कि आपको 3 महीने के लिए करना है, 6 महीने के लिए करना है, तो समय सीमा का होना जरूरी है। प्रश्नों का प्रकृति, यानी प्रश्नों का प्रकृति मतलब नेचर ऑफ क्वेश्चन होना चाहिए, यानी हर तरह का क्वेश्चन होना चाहिए, ना ज़्यादा हार्ड होना चाहिए, ना ज़्यादा इजी होना चाहिए, ना ज़्यादा मॉडरेट होना चाहिए, मतलब सभी लेवल का प्रश्न होना चाहिए, सब्जेक्टिव होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, यानी तभी जाके बच्चे ना का सही नॉलेज हमें मिल पाएगा। तो प्रश्नों का प्रकृति होना चाहिए। उसके बाद हम लोग लास्ट में अंक आवंटन, मतलब अंक देना चाहिए। तो बिल्कुल बिना अंक से दिए कैसे पता करेंगे कौन से बच्चे का कितना अच्छा प्रदर्शन किया है या नहीं किया है। तो उसको जो है एक अंक में तो हम लोग को आवंटन करना ही पड़ेगा कि जैसे हम लोग 60% लाया तो भाई चलो बहुत अच्छा है, फिर 75% लाया तो बहुत अच्छा है। तो इस हिसाब से अंक आवंटन भी होना जरूरी है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा कौन कौन सा सही हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। तो देखिए यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं।
चौथा क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस शिक्षार्थी केंद्रित विधियों में विद्यार्थियों के समक्ष चुनौतियों को प्रस्तुत की जाती है। यानी निम्नलिखित में से किस शिक्षार्थी केंद्रित, शिक्षार्थी यानी विद्यार्थी केंद्रित विधियों में से विद्यार्थियों के समक्ष चुनौतियों प्रस्तुत की जाती है। तो देखिए, स्व अधिगम यानी सेल्फ स्टडी यानी सेल्फ लर्निंग, ठीक है, ये इसमें कोई चुनौती नहीं है। सक्रिय अधिगम एक्टिव लर्निंग, इसमें भी कोई चुनौती नहीं है। डी कहता है सहयोगात्मक, तो इसमें भी कोई चुनौतियां नहीं है। सी कहता है आगमनात्मक शिक्षण और अधिगम, आगमनात्मक में थोड़ी सी चुनौती को देखना पड़ता है क्योंकि इसमें निष्कर्ष तक न निकालना पड़ता है, चुनौतियों को सामना करना पड़ता है। तो यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, नीचे दिए गए कथन है, 2 कथन है। पहला कहता है कि स्वयं का पूर्णम क्या है। तो स्वयं का पूर्णम स्टडी वेव ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड है। जो लोग पढ़े होंगे उनको पता होगा कि स्वयं का फुल फॉर्म क्या होता है। तो स्वयं का फुल फॉर्म यही होता है, स्टडी वेव ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। दूसरा जो कथन दिया गया है, कहता है कि सोर्स विद एक्टिव एक्सप्रेशनल माइंडफुलनेस, तो ये गलत है। यानी पहला वाला जो फुल फॉर्म दिया है वो सही है, तो यानी पहला सही दूसरा गलत है। तो पहला सही दूसरा गलत कौन सा में है, तो सी नंबर ऑप्शन हमारा सही है। चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन था। छठा क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन कहता है कि शिक्षण के ऑनलाइन प्रकार, शिक्षण के ऑनलाइन प्रकार ऑन एनी मोड में कोई शिक्षक ई प्लेटफॉर्म में पठन सामग्री, पीपीटी, ई कंटेंट सामग्री इत्यादि को शामिल करता है तो निम्नलिखित में से विद्यार्थी किस विकल्प का चयन करेगा। देखिए, अभी जस्ट इससे पहले हमने पहला क्वेश्चन जो डील किया था वो यही सेम क्वेश्चन है कि वो होता है LMS यानी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम अधिगम प्रबंधन प्रणाली भी कहते हैं, पद्धति भी कहते हैं। यहाँ पे आपको जो है सारी सुविधा मिल जाता है, ई कंटेंट मिल जाता है, आपको ई प्लेटफॉर्म पीपी तैयार करना है, जो भी चीज़ आपको ऑनलाइन सामग्री चाहिए वो LMS पे आपको मिल जाता है। तो इसलिए यह पहला ऑप्शन हो जाएगा तीसरा नंबर अधिगम प्रबंधन पद्धति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि एक बच्चा जो अकेले किसी कार्य को करने में कठिनाई महसूस कर रहा है, ठीक है, यानी कोई बच्चा है और वो कोई अकेला अगर कोई काम करता है तो उसको थोड़ा सा दिक्कतें फील होती है कि हमें अकेले कैसे करें। तो इसे अधिक कुशल समकक्षियों एवं वयस्कों की मदद से अच्छी तरह से करने में अगर सक्षम हो जाता है, यानी उसका जो कोई साथ दे दे, उन मतलब उसको बड़े लोगों का साथ मिल जाए तो उससे वो और अच्छी तरह से करता है। तो इसे हम किस रूप में देखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका समस्त नहीं, यहाँ पे समीप्त हो जाएगा, नज़दीक या समीप्त विकास का क्षेत्र होता है। यानी आप किसी के साथ लग करके कोई काम करते हैं तो समीप्त विकास का क्षेत्र हो जाता है वो। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही है इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि यदि कोई बच्चा अन्य बच्चों के साथ अपने शर्मीले स्वभाव के कारण नहीं खेलता है, ठीक है, कोई बच्चा बहुत ज़्यादा शर्मिला है, सही पर्सन है और वो इस स्वभाव के कारण वो खेल नहीं पाता है, तो व्यक्तित्व विभिन्नताओं को निम्नलिखित में से कौन सा एक विकासात्मक क्षेत्र प्रभावित होगा। देखिए, तो जब बच्चा कोई शर्मिला है और जब किसी के साथ वो खेलना नहीं चाहता है तो इससे शारीरिक विकास रुक जाएगा? नहीं, बिल्कुल, शरीर तो वो टाइम के साथ बढ़ता ही रहेगा। संवेगात्मक मतलब इमोशन वगैरह वो तो बढ़ता ही रहेगा। सामाजिक विकास, भाषाई विकास, भाषा तो सीख जाएगा, सामाजिक विकास रुक जाता है, ठीक है, यानी सामाजिक विकास पे प्रभावित पड़ेगा। यदि कोई बच्चा किसी और बच्चे के साथ तालमेल नहीं बैठा पाता है तो इसका वो सामाजिक विकास पे असर देखने को मिल सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि अनुसंधान में प्रभावी शिक्षण का मुख्य व्यवहार किसे माना गया है। देखिए, तो प्रभावी शिक्षण में मुख्य व्यवहार जो होता है ऐसे तो शिक्षक का ही ना होता है जी। तो पहला ऑप्शन है कि विद्यार्थियों के विचारों का योगदान का उपयोग करना, संरचनाकरण करना, शिक्षक कार्य का अभिमुखीकरण और शिक्षक प्रभाव प्रवणता। तो ये नहीं, यानी शिक्षक कार्य का अभिमुखीकरण है, तो शिक्षक जितने बढ़िया से बच्चों को पढ़ाएंगे उतनी ही ज़्यादा वो प्रभावी रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि प्रभाव उत्पादक शिक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यवहार है। यानी प्रभाव उत्पादक मतलब इफेक्टिव टीचिंग कह सकते हैं हम लोग कि प्रभाव उत्पादक शिक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यवहार है। पहला कहता है विद्यार्थियों को स्वयं अपने या अन्य विद्यार्थियों के उत्तर की विवेचना के लिए प्रोत्साहित करना। देखिए, तो ये ज़्यादा उतना उपयोगी नहीं है। विद्यार्थी द्वारा अपने कथित बातों का सारांश बनाना, ये भी उपयोगी नहीं है।
सी कहता है कि शिक्षक भावी आयोजन के उद्देश्य को टिप्पणियाँ करता है, बिल्कुल नहीं। डी कहता है कि उन अधिगमकर्ताओं को विचार स्पष्ट करना जिनकी समझ का स्तर भिन्न हो, मतलब ये बिल्कुल सही बात है। जो उन अधिगमकर्ता यानी उन स्टूडेंट का हम लोग विचार स्पष्ट करेंगे जिनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल यानी समझ का जो स्तर है वो अलग अलग है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस आज के सेशन में 10 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। इस तरह से हम और भी अगले वीडियो में देखेंगे।